नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज के इस एपिसोड में। इस सीरीज का यह वीडियो हमारा जो है 3 है, ठीक ना? आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री का जो है टॉप वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 2023 में पूछे गए थे, उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यह जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और खास करके आज के इस वीडियो में हम जो 2023 में लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, उसका हल करने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे हैं, तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है या फिर हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए जो सभी जो क्वेश्चन है 12 फरवरी जो एग्ज़ाम होने वाला है हिस्ट्री का, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि धम्म नीति क्या है? ठीक है? यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था 2023 में कि धम्म नीति क्या है? तो चलिए इसका उत्तर आसान भाषा में देखते हैं। धम्म नीति अशोक सम्राट अशोक द्वारा अपनाई गई नैतिक, सामाजिक और आचरण की नीति थी। इसका जो उद्देश्य था सदाचार, हिंसा, धर्म सानुता, बड़ों का सम्मान, सभी धर्मों के प्रति क्या है व्यवहार, प्राणियों पर दया जैसे भावना बढ़ावा देना। देखिए कहा जा रहा है कि धम्म नीति का जो शुरुआत है वह अशोक ने किया था। किस लिए किया था? नैतिक और सामाजिक आचरण की नीति के लिए। यह समाज में ये अपनाई जाए और उसका उद्देश्य था सदाचार, सभी सत्य बोले, अहिंसा कोई किसी का नहीं करे, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, इन सभी कारणों के लिए। अब चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हमारा कि अगला पॉइंट है अशोक ने समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए धम्म नीति लागू की। उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया, जो लोगों को नैतिक जीवन, आपस में मेल-जोल और करुणा का संदेश देते थे। तीसरा पॉइंट है हमारा, धम्म किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं था, ठीक ना? धम्म जो था वो किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं था, बल्कि सभी धर्मों के लिए अपनाए जाने वाले नैतिक जीवन का मार्ग था। आई होप आप सब समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न हमारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब और कहाँ और किसने लागू किया गया था? यह क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया था और आप सबको याद है, यदि आप सब पीवाईक्यू देखते हैं तो ये देखिएगा खोल के 2025 में ये 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता का, ठीक है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कार जो है 1793 में लागू की गई थी। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हुए लागू किया गया था, ठीक है? एक कहा जा रहा है अस्थायी बंदोबस्त जो है वह 1793 में लागू किया गया था और इसे किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था जब वो बंगाल का गवर्नर जनरल थे। यह व्यवस्था मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में लागू की गई थी। ये व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई थी? मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अगला पॉइंट है, इसमें जमींदारों को जो क्या भूमि का अस्थाई मालिक बन गया। इसमें जो है जमींदार जो थे, वो भूमि का अस्थाई मालिक बन गए। उसने हर जो साल है निश्चित भूमि राजस्व यानी कर टैक्स तय कर दिया गया। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। इसमें आपको पता है टैक्स का क्या कितना था? 11/10, ठीक ना? 11 भाग में 10 भाग देना पड़ता था, 1 भाग किसान रखते थे। इससे क्या हुआ? किसानों की स्थिति जो थी बहुत ही खराब हो गई थी। इसमें 3 ही क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पता है तो देख लीजिए। पहला हमसे पूछा गया था कब, कहाँ, किसने लागू किया था? बोल रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त कब और कहाँ और किसने लागू किया था? तो सभी का आंसर इसमें मिल गया। आप सब अच्छे से लिख लीजिए। इससे बड़ा क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1857 के क्रांति के 5 प्रमुख नेता का नाम लिखें। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। उत्तर 1857 के 5 प्रमुख नेता। पहला है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा है नाना साहेब, तीसरा है तात्या टोपी, ठीक है? चौथा है बेगम हजरत महल, पांचवा है मंगल पांडे, ठीक है? ये सभी नेता क्या 1857 विद्रोह के महत्वपूर्ण में भूमिका में निभाए, ठीक?
आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। तो चलिए इसका आंसर जो है बहुत ही आसान भाषा में देखते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें अपने दृढ़ संकल्पना, कठोर इच्छा शक्ति और आम सदस्य साहस से देश को एकजुट करने का महान कार्य किया। आज़ादी के बाद भारत में 560 से अधिक रियासतें थी। पटेल ने अपने मजबूत नेतृत्व क्षमता, कूटनीति और दृढ़ता के बल पर इन रियासतों को भारत में शामिल कराया, जिसे राष्ट्र एकीकरण का चमत्कार कहा जाता है। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जो संकल्पना था, दृढ़ था, कठोर इच्छा शक्ति था और हुआ था साहस से क्या क्या अपने साहस से देश को एकजुट करने का महान कार्य किया। उसने क्या किया, जो आजादी के बाद जो भारत में 500 कितने थे, 560 से अधिक रियासतें थे। पटेल ने अपने मजबूती पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है अपने मजबूती और मजबूत नेतृत्व क्षमता और कूटनीति और दृढ़ता के बल पर क्या किया, इन रियासतों को क्या अपने में शामिल कराया, जिसे राष्ट्रीय एकीकरण का चमत्कार कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इन्होंने हैदराबाद, जूनागढ़ जैसे कठिन रियासतों को भी बिना भय के भारत में मिलाया। उनके कठोर स्वभाव, अटूट इच्छा शक्ति और लोहे जैसे दृढ़ता के कारण ही इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी लौह पुरुष कहा जाता है। आप सबको पता चला कैसे क्यों कहा जाता है। देखिए, हैदराबाद, जूनागढ़ जैसे कठिन रियासतें थे, ये सब मिलना नहीं चाहते थे, अपना अलग देश का मांग करते थे। कोई अलग देश का मांग कर रहा है, कोई ये भारत में मिलना नहीं चाह रहा है, कोई पाकिस्तान में जाना चाह रहा है। इससे क्या कठिन रियासतें थे, उनके कठोर स्वभाव और अधिक इच्छा के बाद भी क्या किया, पटेल ने जी ने क्या किया, इनको भारत में मिलाया। इस प्रकार भारत के राजनीतिक एकीकरण में उनकी ऐतिहासिक भूमि ने ही उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दिलाई। ठीक है ना। और कहा जा रहा है कि इस प्रकार के जो मिलाने के कार्य के बाद इसको क्या कहा जाने लगा, उपाधि उसको मिला लौह पुरुष का। आई होप आप सब समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छे से लिख दीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आए तो। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना की संक्षिप्त जानकारी दे। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ठीक है। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 में किया गया था। किसने किया था, तो बाबर ने किया था। बाबर फरगना आज के उज्बेकिस्तान के शासक था। उन्होंने उसने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर जो है भारत में अपनी सत्ता स्थापित किया। देखिए, मुगल वंश का स्थापना जो कब किया गया था, वो 1526 में किया गया था। किसने किया, बाबर ने किया। बाबर बाबर कहाँ था, वो तो फरगना का रहने वाला था, जो कि आज के उज्बेकिस्तान है वहाँ का। ठीक है। उसने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर जो क्या किया, अपना जो मुगल साम्राज्य का स्थापना किया। आगे क्या है, मुगल वंश की स्थापना के बाद भारत में एक शक्तिशाली और केंद्रीय साम्राज्य का आरंभ हुआ। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासक आए, जिन्होंने शासन, कला, संस्कृति और प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतना ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही आसान भाषा में। ठीक, आई होप आप सब समझ गए होंगे। इसमें समझने लायक कुछ था ही नहीं, आप इसमें समझे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दांडी मार्च के महत्व का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन क्या है, 2022। ये 2022 का पूछा गया प्रश्न है और 2023 में क्या पूछा था, दांडी मार्च के बारे में लिखे। देखिए, दोनों क्वेश्चन जो है मिलता जुलता। आप सबको पता चल रहा है कि बहुत सब क्वेश्चन क्या होता है, पीवाईक्यू में, मतलब पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, और यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं आसान भाषा में। दांडी मार्च जो है कब क्या, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से शुरू की गई और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र से नमक बनाकर समाप्त हुआ।
दांडी मार्च आंदोलन था वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ, समाप्त हो गया। यह अंग्रेज के नमक कानून के खिलाफ एक बड़ा अहिंसक आंदोलन था। यह आंदोलन किसके खिलाफ था? अंग्रेज ने जो है नमक पर कर टैक्स लगा दिया गया था, उसके खिलाफ यह आंदोलन था। अब देख लेते हैं दांडी मार्च के महत्व निम्नलिखित है, ठीक ना। क्या क्या महत्व है इसका? पहला, गांधी जी द्वारा समुद्र से नमक बनाना ब्रिटिश कानून की खुली अवहेलना थी, जिसने देश भर में नमक सत्याग्रह की लहर पैदा की। देखिए, ब्रिटिश कानून, गांधी जी क्या किया, ब्रिटिश कानून का जो खिलाफ था, ब्रिटिश कानून के खिलाफ नमक बनाकर नमक बनाया और क्या क्या इस कानून को तोड़ दिया। इससे क्या हुआ, सत्याग्रह का जो है लहर फैल गया। दूसरा है, इस दांडी मार्च ने स्वतंत्रता आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाया। महिला, किसान, मजदूर, विद्यार्थी सभी बड़े पैमाने पर जुट गए और यह आंदोलन कहाँ, गांव-गांव तक पहुंच गया था। यहाँ जिससे कि महिलाएं, किसान, मजदूर, विद्यार्थी सभी बड़े पैमाने पर इस आंदोलन से जुड़ गए थे। तीसरा पॉइंट हमारा है कि दांडी मार्च ने जनता में आत्मविश्वास बढ़ा कि अहिंसा और सत्य के बल पर अंग्रेज शासन को चुनौती दी जा सकती है। और दांडी मार्च ने जनता के मन में क्या विश्वास भर दिया, मन में, कि अहिंसा और सत्य के जो बल पर जो है अंग्रेज शासन को चुनौती दे सकते हैं, उसे लड़ाई कर सकते, उसे अपना काम करवा सकते हैं। अगला है, इस मार्च ने गांधी जी को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया और विश्व भर में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस आंदोलन में गांधी जी को जो है नेता के रूप में स्थापित किया और विश्व भर में क्या है, भारत अब स्वतंत्र होने वाला है, उसके ओर ध्यान आकर्षित किया। इस प्रकार दांडी मार्च भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक ऐतिहासिक मोड़ बना, जिसे अंग्रेज शासन की नींव हिला दी। आई होप आप सब समझ गए होंगे, बहुत ही आसान भाषा में था, ठीक ना। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक, और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो जो आप सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे इम्पोर्टेंट कोई नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप सब ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसा लगा।